बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा। बेटा चैप्टर 20 जो है कल हमने स्टार्ट ले लिया था, जिसमें हमने तमाम बेसिक्स को स्टडी किया था। बहरहाल ज़रा क्विकली हम यहाँ से स्टार्ट लेते हैं और इन बेसिक्स को अंडरस्टैंड करते हैं। सबसे पहले एटम की बात करता हूँ। एटम जो है वो टाइनी पार्टिकल होता है किसका बेटा? मैटर का, जो फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता किसी भी फिजिकल या केमिकल मेथड से। यानी आप एटम को ब्रेक नहीं कर सकते किसी भी फिजिकल या केमिकल मेथड से। ठीक है, हम खुद ब्रेक करने के काबिल नहीं हैं उसे। ठीक है, तो भाई एटम तो ब्रेक हो जाता है। हाँ जी, एटम ब्रेक हो जाता है। एटम का न्यूक्लियस ब्रेक होता है। कब ब्रेक होता है? ऐसे तमाम एटम जिनका एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 82 हो। ऐसे तमाम एटम जिनका एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 82 हो, वो एटम जो है रेडियो एक्टिव एटम या रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहलाते हैं। वो इट्ससेल्फ डिसइंटीग्रेट होते हैं या इट्ससेल्फ ब्रेक होते हैं। ठीक है, इट्ससेल्फ ब्रेक होते हैं, हम नहीं करते हैं, वो खुद ब खुद होते हैं। ठीक है, और आर्टिफिशियली हम जो जिन एलिमेंट्स को बेटा ब्रेक करने के काबिल होते हैं, उन एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर भी ग्रेटर देन 50 या 60 होता है। ठीक है, जिन्हें हम डिफरेंट मेडिकल पर्पस में यूज़ करते हैं। बहरहाल हमने न्यूक्लियर रेडिएशन पढ़नी है, यानी वो रेडिएशन जो न्यूक्लियस से खारिज हो रही हो। ठीक है, वो रेडिएशन जो हमें न्यूक्लियस के टूटने पर मिल रही हो, वो न्यूक्लियर रेडिएशन कहलाती है। टूटने या जोड़ने पर दोनों पॉसिबल है। तो उसमें हम एटम के मेन पार्ट्स की बात करते हैं। न्यूक्लियस न्यूक्लियस जो है वो सेंट्रल पार्ट होता है एटम का, और हैवीएस्ट पार्ट होता है, और इसके साथ साथ हायर डेंसर पार्ट होता है। यानी ज़्यादा मैक्सिमम डेंसिटी जो है वो कहाँ पाई जाती है? न्यूक्लियस में या सेंट्रल पार्ट ऑफ एटम में पाई जाती है। ठीक है, इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, और न्यूक्लियस के अंदर क्या मौजूद होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन पे नो चार्ज, कोई चार्ज नहीं होता। ये एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए, साइज ऑफ न्यूक्लियस एक्सपोनेंट -15 मीटर होता है, और डेंसिटी जो है 2.3 एक्सपोनेंट 17 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर होती है। न्यूक्लियर फोर्स जो है बेटा वो शॉर्ट रेंज होती है, यानी वेवलेंथ कम होती है, और फ्रिक्वेंसी क्या होती है? ज़्यादा होती है। फ्रिक्वेंसी ज़्यादा तो एनर्जी भी क्या होती है? ज़्यादा होती है। ठीक है, इसका मतलब एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके बेटा? फ्रिक्वेंसी के। जितनी ज़्यादा फ्रिक्वेंसी होगी उतनी ज़्यादा एनर्जी होगी, उतनी कम वेवलेंथ होगी। ठीक है, न्यूक्लियर फोर्स इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज है, यानी न्यूक्लियर फोर्स पे कोई चार्ज नहीं होता। ठीक है, कोई चार्ज नहीं होता। ये बेसिक्स हैं, थोड़ा सा हम फास्ट लेकर चल रहे हैं तो देखिएगा। अच्छा जी, एटॉमिक नंबर आपके पास क्या होता है? किसी भी एटम के न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन्स की तादाद को। ठीक है, किसी भी एटम के न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन्स की तादाद को एटॉमिक नंबर कहते हैं, और इसे डिनोट करते हैं Z से। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की तादाद को नहीं बेटा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कम या ज़्यादा हो सकते हैं। एटम के इलेक्ट्रॉन लेने या देने की वजह से इलेक्ट्रॉन कम या ज़्यादा हो सकता है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम एटॉमिक नंबर नहीं कहते हैं, जहन में रखिएगा। Number of proton present in the nucleus of an atom is called atomic number, is called atomic number। ठीक है बेटा, ये बात ध्यान में रखिएगा। उसके बाद हम बात करते हैं मास नंबर की। मास नंबर जो है वो सम होता है किसका? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का। ये कहलाता है मास नंबर। ठीक है, प्रोटॉन को Z से डिनोट करते हैं, न्यूट्रॉन को N से डिनोट करते हैं, और मास नंबर को A से डिनोट करते हैं। सही है बेटा, तो A जो है वो मास नंबर कहलाता है, Z जो है वो प्रोटॉन कहलाता है, N जो है वो क्या कहलाता है? न्यूट्रॉन कहलाता है। दोनों का सम जो है वो मास नंबर कहलाता है। अगर आप Z को इधर ले जाएं तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मालूम कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मालूम करने के लिए, हम क्या करते हैं? A माइनस Z करते हैं। क्या करते हैं? A माइनस Z करते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने के लिए क्या करते हैं? A माइनस Z करते हैं। सही है, ओके बेटा। आगे बात करते हैं। बेटा जब न्यूक्लियस ब्रेक होता है तो उसमें से 3 टाइप की रेडिएशन हमें मिलती हैं। जब न्यूक्लियस ब्रेक होता है तो 3 टाइप के रेडिएशन मिलती हैं। अल्फा पार्टिकल मिलते हैं, बीटा पार्टिकल मिलते हैं, और गामा रेज मिलती हैं।
और गैमा रेज मिलती हैं। ठीक है बेटा, अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल और गामा रेज मिलती हैं हमें। अच्छा जनाब, सबसे पहले हम प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं किसकी बेटा, अल्फा डी के या अल्फा पार्टिकल्स की। ठीक, ज़रा समझने के लिए अंडरस्टैंड कीजिएगा। अल्फा पार्टिकल इन एन एक्चुअल जो है वो क्या होते हैं, टू हीलियम न्यूक्लियाई होते हैं। हीलियम बेटा जिसका एटॉमिक नंबर 2 होता है, यानी ये Z है, और मास नंबर 4 होता है, यानी ये A है। ठीक है, यानी ये क्या है, A। और अभी अभी आपने पढ़ा A बराबर होता है Z प्लस N के। तो दो, अगर प्रोटॉन है तो दो क्या मौजूद है, न्यूट्रॉन। दो और दो कितने हो गए टोटल, 4। तो 4 इसमें जो है एटॉमिक मास हो गया, और Z जो है आपके पास क्या हो गया, एटॉमिक नंबर हो गया। सही है बेटा। तो यही पहली बात है, अल्फा रेस पार्टिकल इज इक्वल टू द हीलियम न्यूक्लियाई। दूसरी बात है, इसमें दो प्रोटॉन होते हैं, दो न्यूट्रॉन होते हैं, और मास नंबर 4 होता है। चौथी बात है, हम इसे लिख सकते हैं 2He4 के तौर पर। ये बात मैं आपको बता चुका हूँ। अच्छा, अब यहाँ पर समझिएगा, x हमारे पास कोई एलिमेंट है। x क्या है, कोई एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर जो है वो Z है, और मास नंबर जो है वो A है। अगर इसमें से एटॉमिक नंबर 2 कम हो जाए और मास नंबर 4 कम हो जाए, तो ये कम होकर जो नया एलिमेंट बनता है वो क्या बनता है, 2He4। यानी आपने x एलिमेंट पे रिएक्शन करवाया, रिएक्शन के नतीजे में एक नया एलिमेंट y बना, और उसके नतीजे में जो चेंजेस आई y में, वो किस वजह से आई, हीलियम के बनने की वजह से आई। ठीक है, तो ये आपके याद रखिएगा, लेफ्ट और राइट हैंड साइड पे इक्वेशन बैलेंस होनी चाहिए। -2 + 2 कैंसिल, -4 + 4 कैंसिल। इसलिए ये जो है 2He4 बना है, और 2He4 इन एक्चुअल इज नॉट 2He4, इट इज अल्फा पार्टिकल। ये क्या है बेटा, अल्फा पार्टिकल है। तो 2He4 को अल्फा पार्टिकल कहते हैं। प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, अल्फा पार्टिकल लो पेनिट्रेटिंग होता है, यानी अल्फा पार्टिकल के सामने अगर हम अपना कॉपी का पेज भी रखें तो वो पेनिट्रेट नहीं करेगा। इसी तरह अल्फा पार्टिकल जो है उसकी आयनाइजेशन पावर बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, आयनाइजेशन पावर क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। और इसी तरह अल्फा पार्टिकल ट्रैवल करता है 1/10 स्पीड ऑफ लाइट से। इसी तरह अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट करता है मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड से। और इसी तरह अल्फा पार्टिकल जो है वो पार्टिकल नेचर रखता है, और पार्टिकल नेचर होने की वजह से ये क्या करता है, अपना शेडो बनाता है। क्या बनाता है, शेडो बनाता है। ठीक है, और अल्फा पार्टिकल जो है फ्लोरेसेंस, यानी अल्फा पार्टिकल जब किसी मटेरियल से टकराता है तो शाइन प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करता है, शाइन। शाइन को फ्लोरेसेंस कहते हैं। ठीक है, जैसे लाइट चली जाए तो हमारे वॉच में या वॉल क्लॉक्स में कुछ ऐसे कलर्स होते हैं जो लाइट अंधेरा गुप होने की वजह से वो हमें कलर्स रिफ्लेक्ट होते हैं, नज़र आते हैं, उसे हम कहते हैं फ्लोरेसेंस। ठीक है, बीटा डीके। बीटा डीके है क्या, आप ज़रा इस बात को समझिएगा। बीटा डीके इज नथिंग, इट्स जस्ट लाइक अ इलेक्ट्रॉन, लाइक इलेक्ट्रॉन। दे आर नॉट इलेक्ट्रॉन, दे आर लाइक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, बीटा डीके हमारे पास दो नस्ल का हो सकता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। पॉजिटिव की क्या कहानी है कि पॉजिटिव कहते हैं नेक को। नेक आप कब होंगे, जब आप सखी होंगे। सखी आप कब होंगे, जब आप देने की सलाहियत रखेंगे। ठीक है, अब आपके पास एक एक्स एलिमेंट था जिसका एटॉमिक नंबर Z था, मास नंबर A था। अगर आप इसमें होता क्या है कि मास नंबर सेम रहता है, मास नंबर सेम रहता है बीटा डीके में। क्या चेंज होता है, Z चेंज होता है, एटॉमिक नंबर चेंज होता है। अगर एटॉमिक नंबर एक कम हो गया तो क्या बनेगा, पॉजिटिव बीटा डीके। अगर एटॉमिक नंबर बढ़ गया, Z+1 हो गया, तो क्या बनेगा, नेगेटिव बीटा डीके। ठीक है बेटा, कैसे बनेगा, आइए ये बात देखते हैं, प्रॉपरली देखते हैं। तो पहली बात जो मैंने बताई कि दे आर लाइक फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन ऑफ हाई एनर्जी। ठीक है, ये हाई एनर्जी के फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन होते हैं। दूसरी बात मैंने बताई कि बीटा पार्टिकल जो है या बीटा डीके जो है, पॉजिटिव बीटा डीके कब बनता है, जब उसका चार्ज नंबर एक कम हो जाए। ये देख लें, ये पॉजिटिव बीटा डीके बनाए ना, जब चार्ज नंबर क्या हो जाए, एक कम हो जाए। जब चार्ज नंबर एक बढ़ जाए तो हमारे पास क्या बनता है, नेगेटिव बीटा डीके। तो इसके लिए इक्वेशन देख लें, पॉजिटिव बीटा डीके के लिए ये Z एटॉमिक नंबर था, A जो था वो चार्ज नंबर था। इस Z में से एक क्या हो गया, कम हो गया। कम होने की वजह से हमारे पास क्या आया, पॉजिटिव बीटा डीके। और मास नंबर क्या रहा, सेम रहा। तो ऊपर वाली बात यही लिखी हुई है बेटा। ठीक है, नेगेटिव बीटा डीके कैसे बनता है, जब
आपके पास चार्ज नंबर 1 बढ़ जाए। जब चार्ज नंबर 1 बढ़ जाए तो पॉजिटिव बीटा डीके कहलाता है। तो ये हमारे पास XZA है। तो बेटा ये हमारे पास देखें एटॉमिक नंबर में एक क्या हो गया, इजाफा हो गया। इजाफा होने की वजह से विलन जो है, डाकू जो है, वो छीनता है, बुरे काम करता है। बुरे काम करता है तो उसे बुरा कहते हैं, दैट इज नेगेटिव बीटा डीके। ठीक है, प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। अल्फा के मुकाबले में इसकी प्रॉपर्टीज थोड़ी सी इन्हांस्ड होती हैं, स्पीड के लिहाज से, पेनिट्रेशन के लिहाज से, और आयनाइजेशन कम हो जाती है। ठीक है, तो देखते हैं। बीटा पार्टिकल हैज मोर पेनिट्रेटिंग पावर, इसकी जो है और ज़्यादा पेनिट्रेटिंग पावर होती है। और 0.5 सेंटीमीटर से ग्रेटर की एल्युमिनियम फॉइल या यूज़ करेंगे तो ये रुक जाएंगी, बीटा रेस रुक जाएंगी। लेकिन 0.5 से कम की फाइल अगर आप यूज़ करेंगे, बीटा रेस पास हो जाएंगी। 0.5 सेंटीमीटर एक अच्छी बेटा क्वांटिटी है, जिसमें अगर आप अपनी कॉपी के 30 से 40 पेजेस या 50 पेजेस लें, या आई थिंक 100 से ऊपर भी पेजेस हों, तो वो 0.5 सेंटीमीटर तक भी ना हो शायद, तो उसमें से भी बीटा रेस क्रॉस कर जाएंगी। ठीक है, बीटा रेस पास हो सकती हैं। अगर आप जो है 300 वाले पेजेस की कॉपी लें तो उसमें से बीटा रेस शायद ब्लॉक हो जाए। बट ये लिखा हुआ है एल्युमिनियम फॉइल के लिए, पेपर और फॉइल में फ़र्क है, ज़रा जहन में रखिएगा। ठीक है, तो बीटा रेस की इन शॉर्ट पेनिट्रेटिंग पावर क्या होती है, अल्फा रेस के मुकाबले में बहुत ज़्यादा होती है। और इनकी आयनाइजेशन जो है वो कम होती है, वीकर होती है। आयनाइजेशन पावर जो है वो वीकर होती है, किसके मुकाबले में, अल्फा रेस के मुकाबले में। जी बेटा, तो बात कर रहे थे आयनाइजेशन पावर की, तो हमने फाइनली कहा कि आयनाइजेशन पावर जो है अल्फा पार्टिकल के मुकाबले में वीकर होती है, किसकी, बीटा पार्टिकल की। यानी बीटा पार्टिकल बिखेरता कम है लोगों को, या आइंस पार्टिकल्स को बेटा, आइंस की शक्ल में। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखते हैं इनकी स्पीड जो है, यानी बीटा पार्टिकल की जो स्पीड है वो 1/5 स्पीड ऑफ लाइट होती है। यानी सी को डिवाइड करें 5 से तो इतने टाइम्स स्पीड बनेगी किसकी, बीटा पार्टिकल की। और बीटा पार्टिकल जो है वो क्या होते हैं, डिफ्लेक्ट होते हैं इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों से डिफ्लेक्ट होते हैं। ठीक है, और क्या बनाते हैं, शेडो बनाते हैं। जब उनको जो है जनाब किसी ऑपेक ऑब्जेक्ट को प्लेस किया जाए उनके रास्ते में, तो वो शेडो बनाते हैं। इसका मतलब इनकी क्या है, पार्टिकल नेचर है। बीटा पार्टिकल भी पार्टिकल नेचर रखती है, अल्फा पार्टिकल भी पार्टिकल नेचर रखती है। ठीक है, बीटा पार्टिकल प्रोड्यूस फ्लोरेसेंस, अल्फा पार्टिकल भी करते थे। ठीक है, गैमा रेज की बात करते हैं। गैमा रेज आर एक्चुअली द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। गैमा रेज एक्चुअली क्या होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। बट क्या होती हैं, हाई एनर्जी, बहुत ज़्यादा एनर्जी होती हैं, और हाई फ्रिक्वेंसी होती है। और क्या होती हैं, मासलेस होती हैं। और क्या होती हैं, चार्ज लेस होती हैं। यानी इनकी फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है, एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, मास ज़ीरो होता है, ना होने के बराबर चार्ज, कोई भी चार्ज नहीं होता। ठीक है, और ये मूव करती हैं स्पीड ऑफ लाइट से। किससे मूव करती हैं, स्पीड ऑफ लाइट से। आइए देखते हैं। गामा रेज आर द हाई फ्रिक्वेंसी हाई एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विच हैज नो मास एंड नो चार्ज। ठीक है, प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, ये बहुत बहुत ज़्यादा पेनिट्रेटिंग होती हैं अल्फा और बीटा के मुकाबले में, अल्फा और बीटा के मुकाबले में। ठीक है, आयनाइजेशन पावर बहुत बहुत कम होती है अल्फा और बीटा के मुकाबले, सबसे कम होती है। ठीक है, ये ट्रैवल करती हैं विद स्पीड ऑफ लाइट, यानी इनकी जो स्पीड होती है वो क्या होती है, स्पीड ऑफ लाइट होती है। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्ट भी नहीं करती। यानी जब गैमा रेज गुजर रही हों उनके रास्ते में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड आ जाए तो ये डिफ्लेक्ट नहीं करती, जहन में रखिएगा। इन द सिमिलर मैनर ये कभी भी फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस नहीं करती, गामा रेज कभी भी फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस नहीं करती। ठीक है, ओके बेटा, हमारा जो मेन टॉपिक है इस चैप्टर 20 का वो दो ही टॉपिक हैं। एक विल्सन्स क्लाउड चैम्बर है और एक गाइगर मुलर काउंटर है। ठीक है, एक विल्सन्स क्लाउड चैम्बर है और दूसरा क्या है, गाइगर मुलर काउंटर है। तो हम पहले पढ़ रहे हैं किसको बेटा, विल्सन्स क्लाउड चैम्बर को। ठीक है, कि विल्सन्स क्लाउड चैम्बर है क्या। सही है बेटा, आइए ज़रा देखते हैं व्हाट इज़ विल्सन्स क्लाउड चैम्बर। तो मैं आपको रफली बता दूं, ये जो न्यूक्लियर रेडिएशन है उनका पता चलाने के लिए हम कुछ डिटेक्टिंग डिवाइस को यूज़ करते हैं एज ए डिटेक्टर,
वो डिटेक्टिंग डिवाइस जो है उनमें से एक डिवाइस कौन है? विल्सन्स क्लाउड चैम्बर है। कौन है? विल्सन्स क्लाउड चैम्बर है। बेटा ये आपको और समझा दूं कि विल्सन्स क्लाउड चैम्बर एक ये कह लें कि ऐसी डिवाइस है जिसे जिसके लिए एक प्रॉपर इन्वायरमेंट, एक प्रॉपर प्लेस्ड फिक्स्ड प्लेस, एक दफ़ा जब इंस्टॉल हो जाए तो ऑपरेशन तक उसे आप जो है मूव नहीं कर सकते हैं, और एक हैवी सिस्टम इंस्टॉल्ड होता है इसके साथ वर्किंग में। तो ये दैट इज़ द विल्सन्स क्लाउड चैम्बर। ठीक है, ये विल्सन्स क्लाउड चैम्बर है। बहरहाल है क्या इंट्रोडक्शन में और है क्या वो सारी बातें हम देखते हैं। तो देखिएगा, क्लाउड चैम्बर वॉज इन्वेंटेड बाय द ब्रिटिश फिजिसिस्ट। ये जो क्लाउड चैम्बर है इसे इन्वेंट किया था किसने बेटा? ब्रिटिश फिजिसिस्ट ने, जिसका नाम था CTR विल्सन। ठीक है, और ये इसने इन्वेंट किया था 1911 में। क्या करने के लिए? डिटेक्टिंग एंड मेजरिंग ऑफ मूविंग पार्टिकल। डिटेक्ट करने के लिए और मेजर करने के लिए मूविंग पार्टिकल्स को। ठीक है, एंड रेडिएशन। तो नंबर एक क्या करने के लिए? डिटेक्ट करने के लिए। नंबर दो मेजर करने के लिए। और नंबर तीन एग्जामिन करने के लिए। ठीक है, किसको? आयनाइजेशन को, मैकेनिज्म ऑफ आयनाइजेशन को एग्जामिन करने के लिए। ठीक है, रेडिएशंस की। और नंबर चार, प्रोडक्ट ऑफ देयर इंटरेक्शन विद द मटेरियल इनसाइड। तो इनका मटेरियल के साथ इंटरेक्शन क्या हो रहा है ये भी एग्जामिन करने के लिए। इन चारों चीज़ों के लिए जो है विल्सन्स ने ये डिवाइस जो है जनाब डिवाइस जो है कंस्ट्रक्ट की, बनाई। ठीक है, इन सारे कामों के लिए दिस विल्सन क्लाउड चैम्बर। तो फाइनली हम ये कह सकते हैं कि विल्सन क्लाउड चैम्बर इज अ डिवाइस फॉर मेकिंग विजिबल द पाथ्स ऑफ द आयनाइजिंग पार्टिकल। देखिए बेटा, जब रेडिएशन एंटर होती हैं कहीं भी किसी भी सिस्टम में, तो ये चैम्बर जो है उन रेडिएशन को आयोनाइज कर देगा। उस आयोनाइज होने की वजह से हमें पता चल जाएगा कि वो रेडिएशन वहां पर एग्जिस्ट कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। लेट्स सपोज आप ऐसा ड्रेस पहनकर आ जाते हैं कि मैं आपको देखने के काबिल नहीं रहता, लेकिन मुझे डाउट हुआ कि आप मौजूद हैं और आप जो है यहाँ से गुजर रहे हैं। तो मैं क्या करूँगा बेटा कि लेट सपोज मैं आपके रास्ते में कोई भी हर्डल रख दूं या कोई भी चीज़ रख दूं जिससे आप जो है टकराकर गिर जाएं। तो जैसे ही आप टकराकर गिरेंगे तो आपके वहां पर मौजूद होने का एविडेंस मुझे मिल जाएगा। इन द सिमिलर मैनर जब रेडिएशंस बेटा पास हो रही होती हैं, उन्हें हम क्या करते हैं? आयोनाइज करते हैं, और आयोनाइज करने की वजह से हमें पता चल जाता है वो रेडिएशन वहां पर है या नहीं है। ठीक है, इसका प्रिंसिपल क्या है बेटा? व्हेन सुपर सैचुरेटेड वेपर्स गेट कंडेंस ऑन आइंस और डस्ट पार्टिकल। जब सुपर सैचुरेटेड वेपर्स जो है वो कंडेंस हो जाते हैं ऑन आइंस, आइंस के लिए, या डस्ट पार्टिकल कंडेंस हो जाते हैं एज ए क्लाउड, क्लाउड्स की शक्ल में, देन द प्रोड्यूसिंग अ विजिबल ट्रेल। एक जो है बहुत बड़ी ट्रेल मिलती है, एक बहुत बड़ा रास्ता मिलता है जो नज़र आने वाला होता है। ठीक है, और इस ट्रेल को हम फॉग ट्रेल भी कहते हैं, क्योंकि बेटा क्लाउड्स बने हुए होते हैं। क्या बने हुए होते हैं? क्लाउड्स बने हुए होते हैं, इसलिए हम इसे क्या कह रहे होते हैं? फॉग ट्रेल। ठीक है, मेकिंग द पाथ ऑफ पार्टिकल। ठीक है, उस पार्टिकल के पाथ को बना रहे होते हैं। ठीक है, कैसे वो मैं आगे आपको डायग्राम में दिखाता हूँ। कंस्ट्रक्शन क्या है बेटा? विल्सन क्लाउड चैम्बर जो कंसिस्ट करता है क्लोज सिलेंड्रिकल ग्लास चैम्बर। ठीक है, क्लोज सिलेंड्रिकल ग्लास चैम्बर, और जनाब फ्लैट ट्रांसपेरेंट ग्लास टॉप। ये सब मैं अभी बताता हूँ। मूवेबल पिस्टन एट द बॉटम विच कैन बी मूव्ड अप और डाउन। ठीक है, और इसके अलावा जो है ग्लास विंडो फॉर आयनाइजेशन पार्टिकल और रेडिएशन ऑन द साइड नियर द टॉप ऑफ द ग्लास। इसी तरह मिक्सचर ऑफ अल्कोहल एंड वाटर। ये मैं अब डायग्राम में आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ। एक चीज़ और है जो इसमें एग्जिस्ट करती है। ठीक है, वो क्या है बेटा? कैमरा है। क्या है? कैमरा है। सही है बेटा। तो कैमरा कहाँ है? वो यहाँ तो नज़र नहीं आ रहा, तो मैं यहाँ लगा देता हूँ।
ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा चीज़ जो है ये क्या है, कैमरा है, ये ग्लास टॉप है। अच्छा जी, ये क्या है, मूवेबल पिस्टन है। और ये क्या है, सिलेंडर है। और लाइट बीम, लाइट एंटरिंग विंडो। लाइट एंटरिंग विंडो है। ये रेडियो एक्टिव सोर्स है, ठीक है, यहाँ पर मौजूद है। और यहाँ पर जो है एक पीस ऑफ फोम रखा हुआ होता है, ठीक है। इस पीस ऑफ फोम के अंदर जो है अल्कोहल और वाटर बेटा मौजूद होता है, ठीक है, अल्कोहल और वाटर मौजूद होता है। इस पहले पिस्टन को अब वर्किंग पर आ रहा हूँ बेटा, ठीक है। तमाम चीज़ें मैं तकरीबन बता चुका हूँ, वर्किंग पर आ रहा हूँ। पहला स्टेप कि पिस्टन को हम क्या करते हैं, पहले 3-4 दफ़ा मूव अप एंड मूव डाउन करवाते हैं क्विकली, ताकि जो पिस्टन के अंदर जो डस्ट आइन या पार्टिकल हों वो क्या हो जाएं, अपना पाथ छोड़ दें, ठीक है। या कोई और चीज़ एग्जिस्ट कर रही हो, कोई भी स्पेस एग्जिस्ट कर रहा हो, वो ख़त्म हो जाए। नंबर एक। नंबर दो, फिर क्या किया जाता है, ये जो जनाब फॉर्म का जो टुकड़ा है, ठीक है, इसको हम जो है प्लेस करते हैं इस मूवेबल पिस्टन पर अल्कोहलिक और वाटर के साथ, जो मॉइस्ट एयर बनाता है, ठीक है। क्या बनाता है, मॉइस्ट एयर बनाता है। ये पिस्टन स्टार्टिंग में यहाँ पर मौजूद होता है, ठीक है। और इस पिस्टन को स्लोली मूव डाउन किया जाता है। क्या किया जाता है, स्लोली मूव डाउन। इन द सिमिलर टाइम हम यहाँ से लाइट एंटर करते हैं, और सिमिलर टाइम यहाँ से क्या करते हैं, रेडिएशन को यहाँ से फ्लो करवाते हैं, रेडिएशन का, ठीक है। यहाँ से लाइट आ रही है, लाइट का काम क्या है, इस कैमरे को हेल्प करना, क्या करने के लिए, इन ट्रैक्स को फॉलो करने के लिए, इन ट्रैक्स को कैप्चर करने के लिए, ठीक है बेटा। अब ये जो पिस्टन मूव डाउन हो रहा है, इस पिस्टन के मूव डाउन होने की वजह से क्या होगा, सुपर सैचुरेटेड, ये जो आपके पास सोल्यूशन है ये सुपर सैचुरेटेड वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। जब यहाँ से रेडियो एक्टिव सोर्स आएगी, तो ये वेपर्स जो है इन आइंस को, ये जो रेडियो एक्टिव सोर्स थे जो आइंस की शक्ल में आए, उन आइंस को क्या कर लेगी, कंडेंस कर लेगी। कंडेंस करने की वजह से क्या होगा कि ये पाथ 1, पार्ट 2 और पाथ 3, डिपेंडिंग अपॉन द रेडिएशन, ये पाथ्स आपको नजर आएंगे। अब हमने अभी प्रीवियसली पढ़ा कि बेटा अल्फा पार्टिकल की आयोनाइजेशन बहुत हाई होती है। जब अल्फा पार्टिकल की आयोनाइजेशन बहुत हाई होती है, तो उनका जो पाथ या ट्रैक जो है वो क्या बनेगा, थिकर बनेगा, हैवियर बनेगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा हैवियर बनेगा, ठीक है। और बीटा पार्टिकल की आयोनाइजेशन जो है वो लो होती है, तो इनका जो पाथ या ट्रैक है वो क्या बनेगा, थोड़ा कम थिकर बनेगा बेटा। और जो गामा रेज है उनकी जनाब आयनाइजेशन बहुत कम होती है, तो बहुत ज़्यादा गैप से बहुत कम आयनाइजेशन शो हो रही होगी, ठीक है। ये कौन काम करेगा, ये कैमरा काम कर रहा हो जो होगा, जो सेकंड्स में स्नैपिंग कर रहा होगा, पिक्चर कैप्चर कर रहा होगा। जैसे जैसे ये पिस्टन मूव डाउन होता जाएगा, वैसे वैसे मॉइस्ट एयर और सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन बनेगा, वेपर्स बनेंगे। और जैसे जैसे ये रेडिएशन आइंस बना रहे होंगे, तो ये आइंस कंडेंस होते जाएंगे इन वेपर्स की शक्ल में, ठीक है, इन वेपर्स की शक्ल में। तो ये अल्फा हो गया, और ये हमारे पास बीटा हो गया, ठीक है, और ये हमारे पास गामा हो गया, ठीक है। तो ये 3 पार्टिकल जो हैं हमारे पास बन जाएंगे, अल्फा, बीटा और गामा, ठीक है। तो ये आपके पास इस तरह जो है हमें इस विल्सन क्लाउड चैम्बर से पता चल जाएगा कि यहाँ पर जनाब कौन कौन से पार्टिकल इन रेडिएशन में मौजूद हैं, ठीक है बेटा। ये हमारा ऑल ओवर द विल्सन क्लाउड चैम्बर है। अब हम दूसरी डिवाइस बेटा पढ़ रहे हैं, विच इज़ गाइगर मुलर काउंटर, ठीक है। इधर गाइगर काउंटर लिखा हुआ है, बट दिस इज गाइगर एंड मुलर काउंटर, क्योंकि 2 साइंटिस्ट ने मिलकर इसे बनाया था, गाइगर एंड मुलर ने, ठीक है। तो देखते हैं ये क्या है बेटा। ये हमारे पास क्या है, ये भी एक डिटेक्टर है, जिसे डिवाइस्ड किया था किसने, हैंस गाइगर ने,
एंड डब्ल्यू मुलर ने 1928 में। ठीक है बेटा, कब? 1928 में। ठीक है। अच्छा जनाब, आगे देखें तो ये डिटेक्टर जो है वो क्या करता है, काउंट करता है, और एक पोर्टेबल डिवाइस है जो बहुत ज़्यादा यूज़ होती है किसके लिए, एज ए डिटेक्टर के तौर पर, आयनाइजिंग पार्टिकल के लिए, न्यूक्लियर रेडिएशंस के लिए, आयनाइजिंग पार्टिकल के लिए, न्यूक्लियर रेडिएशन के लिए, और स्मॉल साइज होता है इसका। ठीक है। इसका प्रिंसिपल क्या है देखिएगा, व्हेन फ्री इलेक्ट्रॉन कॉजेज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बाय कॉजिंग मोर आयनाइजेशन। अब जरा इस बात को आसान तरीके से समझिएगा कि जनाब हमने पढ़ा है कि फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इस करंट, जनाब इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है, फ्री इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है वो क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। ठीक है, फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन वो क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। ये बात आपने पढ़ी है। जब रेडिएशन एंटर होती हैं और गैस को आयोनाइज करती हैं, तो आयोनाइज करने की वजह से हमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज मिलता है। तो ये तो आपके पास फ्री इलेक्ट्रॉन हो गया, और ये पॉजिटिव जो है कहीं ना कहीं आयन जो है वो जा रहा होगा। ठीक है। जब ये इलेक्ट्रॉन किसी कंडक्टर से पास होगा तो आपके पास ये कहलाएगी इलेक्ट्रिकल कंडक्शन। ठीक है, क्या कहलाएगी, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन। ठीक है। और ये इलेक्ट्रिकल कंडक्शन जितनी जनाब आयोनाइजेशन जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही इलेक्ट्रिकल कंडक्शन भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। यानी इस काउंटर के अंदर, इस गीगर ट्यूब के अंदर जितनी ज़्यादा आयोनाइजेशन हो रही होगी उतनी ज़्यादा क्या हो रही होगी, कंडक्शन भी हो रही होगी। सही है बेटा। अच्छा जी, अब बात करते हैं कंस्ट्रक्शन की। ये कंसिस्ट करता है एक मेटालिक सिलेंडर पर, जिसकी एक साइड क्लोज्ड होती है इंसुलेटिंग कैप के जरिए। मेटालिक सिलेंडर ध्यान में रखिएगा। एक बारीक वायर होती है इसके इंसुलेटिंग कैप के साथ कनेक्टेड सेंटर ऑफ द ट्यूब में, जो एनोड या पॉजिटिव वायर होती है। ट्यूब के दूसरे साइड पर क्या होता है, एक जनाब जो ओपन साइड होती है उसको क्लोज किया जाता है मीका फॉइल लगाकर या ग्लास लगाकर। किस लिए कि डस्ट पार्टिकल एंटर ना हो, सिर्फ रेडिएशन से एंटर हो। ठीक है बेटा। इसी के साथ साथ जो है ट्यूब के अंदर जो है हम मिक्सचर रखते हैं एयर और आर्गन का या अल्कोहल का। ठीक है, कितने पर, 50 टू 100 मिलीमीटर ऑफ मरकरी पर। इसी तरह बैटरी जो है जिसका पोटेंशियल डिफरेंस 1000 वोल्ट होता है, ठीक है, वो रखी जाती है हाई वोल्टेज बैटरी। ठीक है, क्या करने के लिए, टू स्टार्ट डिस्चार्ज बिटवीन द वायर एंड द सिलेंडर, वायर और सिलेंडर के दरमियान डिस्चार्ज को करने के लिए। वो मैं आपको डायग्राम में बताऊंगा। एक हाई रेजिस्टेंस रखी जाती है आउटपुट गेन करने के लिए, यानी आउटपुट पर रिजल्ट हासिल करने के लिए। रिकॉर्डर या डिजिटल काउंटर रखा जाता है। रिकॉर्डर में डिजिटल काउंटर या स्पीकर होता है। रिकॉर्डर के तौर पर डिजिटल काउंटर या स्पीकर होता है। स्पीकर किस लिए होता है, जैसी आयनाइजेशन होती जाएगी वैसी जो है साउंड प्रोड्यूस होती जाएगी, क्लिक 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 की। अगर आप स्पीकर नहीं लगा रहे हैं, काउंटर लगा रहे हैं, तो काउंटर पे गिनती शुरू हो जाएगी। जितनी ज़्यादा आयनाइजेशन होगी उतनी गिनती बढ़ती जाएगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन। बस इसका एक छोटा सा डिसएडवांटेज ये है कि जिस तरह हम विल्सन्स क्लाउड चैम्बर में रेडिएशन के ट्रैक को, पाथ को देखकर बता रहे थे कि इसमें अल्फा पार्टिकल है, बीटा पार्टिकल है और गामा रेज है, इसमें देख के हम नहीं बता सकते कि कौन कौन से पार्टिकल हैं। ये बताने के लिए फिर हमें एक पेनिट्रेशन का एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है कि डिफरेंट टाइप ऑफ हमें जो है शीट्स अप्लाई कर कर इन बिटवीन द पाथ ऑफ द रेडिएशन एंड द ट्यूब अप्लाई करना पड़ती है, जिससे हमें अल्फा बीटा और गैमा के मौजूदगी का अंदाज़ा लग सकता है। ठीक है, और उन रेडिएशंस को हम काउंट भी कर सकते हैं। बट विल्सन्स क्लाउड चैम्बर में सिर्फ बता सकते थे कि ये रेडिएशन है, कितनी है ये नहीं पता। लेकिन इधर हम बता सकते हैं कितनी है, गीगर काउंटर ये बता सकता है इतनी है। ठीक है, ये दिस इज पॉसिबल। वो बातें जो अभी हमने पीछे की वो सारी यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। पहले कंस्ट्रक्शन देख लें। ये आपके पास मीका विंडो या ग्लास विंडो है।
जिससे आप किसको, रेडिएशंस को, यानी अल्फा बीटा या गैमा, हमें नहीं पता, इन्हें एंटर करेंगे। ठीक है, ये आपके पास है बेटा थिन एनोड वायर, ये आपके पास इंसुलेटिंग कैप है बेटा। ठीक है, और इस इंसुलेटिंग कैप से ये थिन एनोड वायर जो है गुजर रही है, आप देख रहे हैं, और यहाँ तक आ रही है आपके पास, ये भी देख रहे हैं। ये हाई रेजिस्टेंस है आपके पास एक्सपोनेंट 9 ओम की, जो इन बिटवीन द आउटपुट लगी हुई है। ये जो आपके पास सिलेंडर है, ये नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्टेड है, ये आप देख रहे हैं। ये हाई वोल्टेज बैटरी है, क्या है बेटा, हाई वोल्टेज बैटरी है। ठीक है, ओके। तो ये सारे पार्ट्स जो हैं आपने देखा, और अंदर मौजूद है मिक्सचर ऑफ गैस। ठीक है, अल्कोहल, आर्गन वगैरह का, ये आप इधर देख चुके हैं। ठीक है, ये कंटेन्स द मिक्सचर ऑफ गैस, एयर, आर्गन या अल्कोहल। ठीक है, और जिसका प्रेशर जो है वो कितना होगा, अंदर प्रेशर जो है वो कितना होगा, 50 मिलीमीटर ऑफ मरकरी से लेकर 100 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, जो बहुत कम प्रेशर है, ये हमने रखना होगा। ठीक है, अब होगा क्या, स्टेप 1 वर्किंग बता रहा हूँ। रेडिएशंस को एंटर करेंगे मेका विंडो से या ग्लास विंडो से। रेडिएशन जैसे ही अंदर आएंगी तो गैस के साथ क्या करेंगी, रिएक्ट करेंगी, और क्या हो जाएंगी, आयोनाइज हो जाएंगी। आयोनाइज होने की वजह से आपको नेगेटिव और पॉजिटिव पार्टिकल्स मिलेंगे। नेगेटिव पार्टिकल इस एनोड वायर के साथ क्या करेंगे, कॉम्बिनेशन करेंगे, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है। ठीक है, और ये पॉजिटिव पार्टिकल जो है वो कहाँ आएंगे, इस कंटेनर पर आएंगे। ये जो नेगेटिव पार्टिकल मिले थे, आयोनाइज पार्टिकल मिले थे, ये गैस के साथ फर्दर आयोनाइज भी कर सकते हैं, जिसे हम सेकेंडरी आयोनाइजेशन कहते हैं। ठीक है, अच्छा, जनाब ये पॉजिटिव भी कर सकता है या नेगेटिव भी कर सकता है। बहरहाल नेगेटिव जो है मोस्ट प्रोबेबली वो क्या हो जाते हैं, इस एनोड वायर पर आ जाते हैं। एनोड वायर इतनी बारीक रखी जाती है कि इस पे मिनिमम नंबर ऑफ नेगेटिव आयंस जो हैं वो स्टिक कर जाएं, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट करते हैं, और जबकि मैक्सिमम नंबर ऑफ नेगेटिव आयन जो है वो यहाँ से गुजर जाएं। ठीक है, ये एक इसमें डिफॉल्ट है, डिफेक्ट है। ठीक है बेटा, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ नेगेटिव आयन यहाँ गुजर जाते हैं। अच्छा जी, इसके बाद जो है हमारे पास जब ये पॉजिटिव आयन यहाँ पर पहुँचता है तो सर्किट कंप्लीट होता है थ्रू दिस पाथ। ठीक है, थ्रू दिस पाथ हाई रेजिस्टेंस होने की वजह से यहाँ करंट नहीं फ्लो करता, हाई रेजिस्टेंस होने की वजह से यहाँ भी करंट फ्लो नहीं करता, तो लिहाजा करंट हमें मिलता है इधर। ठीक है, इन फॉर्म ऑफ सिग्नल। यहाँ लगा होता है रिकॉर्डर, रिकॉर्डर या तो स्पीकर होता है या क्या होता है बेटा, काउंटर होता है। अगर काउंटर होगा तो काउंटिंग स्टार्ट होगी, स्पीकर होगा तो आवाज आना शुरू हो जाएगी, क्लिक क्लिक टिक 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 लाइक दैट, जब आयनाइज होगा। इस तरह ये डिटेक्टर जो है हमें बता सकता है कि यहाँ पर क्या है, रेडिएशन एग्जिस्ट करती हैं। और आज इस तरह के डिटेक्टर को हम अपने बैक शोल्डर पे रख कर कहीं भी उस ज़मीन या किसी भी जगह के करीब ले जाकर जहाँ रेडिएशंस का ख़तरा हो, वहाँ स्पीकर लगा होता है, वहाँ बता सकते हैं कि वहाँ पर साउंड प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूस साउंड लाइक क्लिक क्लिक या टिक 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 टिक, कि यहाँ से रेडिएशन मौजूद है, जिससे हम वहाँ पर रेडिएशन का पता चला सकते हैं और उनसे फिर बच सकते हैं। ठीक है, अगर हमने अपनी गाड़ी को चेक करना हो कि वो रेडिएशन अफेक्टेड कार तो नहीं है, जैसा कि जब सुनामी आया था जापान में और उनके रिएक्टर्स फट गए थे, तो आपको याद होगा कि रिएक्टर फटने के साथ साथ दरियाओं में भी जनाब उस रेडिएशन इफेक्ट की वजह से सुनामी आ गया था। इसका मतलब वो पूरा का पूरा पानी जो है एट दैट टाइम, वो पानी जो है इन रेडिएशंस के साथ मिलकर रेडियो एक्टिव वाटर था। ठीक है, और उनमें जो जितनी भी गाड़ियां वगैरह डूब गई थी वो तमाम रेडिएशन अफेक्टेड कार्स थी। ठीक है, उन कार्स को जापान ने बचाने के लिए तमाम कार्स को फेंक दिया पाकिस्तान में, और उन तमाम गरीब ममालिक में कि वो वहाँ पर जाएं और क्या हो जाएं, हमारे मुल्क से उनकी जांच करूं। इसी तरह आपकी फ्लोरेसेंट वॉचेस होती हैं, अगर उनके आगे भी डिटेक्टर लगा देंगे तो ये भी आपको बता सकता है रेडिएशन निकल रही है। सही है बेटा, तो दिस इज ऑल अबाउट द गाइगर मुलर काउंटर। ये दो ही टॉपिक थे आपके इस चैप्टर में, और ये चैप्टर 20 आपका वाइंड अप होता है यहाँ पर।
तो उम्मीद है समझ में आया होगा। और